हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी के लिए रैपिड रिवीजन। और ये वाला जो वीडियो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। रैपिड रिवीजन वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्या रीज़न है इसका, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के देख लीजिए कि क्या रीज़न हुआ है कि वीडियो एक बार अपलोड नहीं किए गए हैं। तो आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले कर लेते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टार्टिंग पॉइंट जो हम देखते हैं इसके अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड। फ्रेडरिक सोरियो 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट, ये याद रखिएगा, जिन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का सपना देखते थे। यूटोपिया एक वर्ड आया हुआ है इसके अंदर, याद रखिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1789। 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, डेट याद है? 14 जुलाई। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, यहाँ से ला पात्री यानी कि फादरलैंड एंड ले सिटोयन यानी कि सिटीजन जैसे कॉन्सेप्ट शुरू हुए। नेपोलियन कोड कब आया था? ये इंपॉर्टेंट है, 1804। बर्थ प्रिविलेजेस खत्म किए गए, प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर किए गए और एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बनाया गया। स्टेट सिस्टम को एकदम खत्म कर दिया गया था। सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक्स, अरिस्टोक्रेसी, छोटा पर पावरफुल ग्रुप जो फ्रेंच बोलता था और ज़मीनों के मालिक थे। मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एमर्ज हुए। ये लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे, देश और दुनिया को देखते थे, जिसकी वजह से इनका माइंड जो है वो ज़्यादा डेवलप हुआ था। इसमें प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन थे जो फ्रीडम और इक्वलिटी यानी कि लिबरलिज्म चाहते थे। जॉल्वरिन 1834 एक कस्टम यूनियन जिसने टैरिफ बैरियर्स हटाए और करेंसीज को 30 से घटाकर 2 कर दिया। पहले करेंसीज ज़्यादा थी, 30 थी, उसको कम करके 2 कर दिए। कंजर्वेशन एंड रिवोल्यूशन, ट्रीटी ऑफ वियना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1815 के अंदर हुई थी। ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट की। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। पहले बर्बन डायनेस्टी को एकदम ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको रिस्टोर किया गया और फ्रांस की बाउंड्रीज फिक्स की गई। मैजिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यंग इटली और यंग यूरोप बनाई। मेटरनिक ने इन्हें सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। ग्रीक वॉर 1821 से लेकर 1832 तक चली थी। ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन माना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848, लिबरल्स ने जर्मनी को यूनिट करने की कोशिश की पर फेल हो गए। पर्शिया के किंग ने क्राउन रिजेक्ट कर दिया। अब यूनिफिकेशन कैसे हुआ? जर्मनी, ऑटो वन बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन पुलिस ने लीड किया। 1871 में विलियम फर्स्ट को एम्पीरियर घोषित किया गया। ये यूनिफिकेशन वाला पूरा याद रखिएगा, पूरा इम्पोर्टेंट है। इटली का कैसे हुआ था? मैजिनी सोल, कैवियर ब्रेन और गैरिबाल्डी स्वॉर्ड ने मिलकर यूनिट किया। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड किंग बने। ब्रिटेन, इसमें आपको याद होगा ब्रिटेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था और उसको बाद में यूनिफाई किया गया था। ब्रिटेन, ये एक लंबा प्रोसेस था। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जुड़े। 1801 आयरलैंड को फोर्सिबली ऐड किया गया। एलिग्रीस एंड बाल्कन्स, एलिग्रीस बनाई जाती थी ताकि नेशनलिज्म की भावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो सिंबल्स क्या थे? फ्रांस के लिए मैरियान और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। एलिग्री बनी यानी कि हमने किसी को पर्सोनीफाई किया है, हालांकि हमारे सामने नहीं है लेकिन हमने उसको पर्सोनीफाई किया ताकि नेशनलिज्म की भावना बढ़े, देश प्रेम बढ़े, जैसे कि भारत के लिए भारत माता। बाल्कन्स एक टेंशन वाला एरिया जहाँ स्लेव्स रहते थे। बिग पावर्स रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड की राइवलरी की वजह से यहाँ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुई और यहाँ हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। अब आता है चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। सत्याग्रह एंड अर्ली फेज 1915 से लेकर 1919। अर्ली सक्सेस चंपारण। गांधी जी को सबसे पहले कौन सी सक्सेस मिली थी? तो चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया था 1917 के अंदर इंडिगो के लिए। खेड़ा के अंदर किया था 1917 के अंदर रेवेन्यू के लिए। और अहमदाबाद में कॉटन मिल के लिए 1918 में किया गया था। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 के अंदर।
अंग्रेज़ों ने भारत वालों को बोला था कि हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद में आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने बदले में हमें रोलैक एक्ट दिया था। ये क्या था? बिना ट्रायल के जेल में डालने का लॉ। इसी दौरान जलियांवाला मास्कर हुआ अप्रैल 13 1919 के अंदर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बैसाखी का दिन था, वो भी याद रखिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था कब? 1921 के अंदर। सबसे पहले शुरुआत हुई थी खिलाफत इशू से। हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने के लिए एनसीएम के साथ जोड़ा गया। डिफरेंट स्ट्रैंड्स। अवध के अंदर बाबा रामचंद्र ने पीजेंट्स को हाई रेंट के खिलाफ लीड किया। गुडेम हिल्स। अलूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला वॉरफेयर चलाई। आसाम। प्लांटेशन वर्कर्स ने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब इसका विड्रॉल क्यों किया गया था? 1922 के अंदर आपको याद होगा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। मतलब कि रैली जा रही थी, शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर चौरी चौरा वाले एरिया के अंदर एक पुलिस वाले ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और इसी वजह से भीड़ जो थी वो भड़क गई थी और उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। चौरी चौरा इंसिडेंट वायलेंट होने की वजह से गांधी जी ने मूवमेंट रोक दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च। साइमन कमीशन आया था 1928 के अंदर। इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि 7 मेंबर्स थे और सातों के साथ तो ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय की डेथ भी इसी प्रोटेस्ट में हुई थी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ना करके उनके सिर के ऊपर लाठी से वार किया, जिसकी वजह से उनके चोट लगी सिर के अंदर और उनकी मृत्यु हो गई। सॉल्ट मार्च 1930। साबरमती से दांडी तक 240 माइल्स की यात्रा 78 वॉलंटियर्स के साथ हुई। शुरू की गई थी, लेकिन बाद में हज़ारों लोग इसमें जुड़ गए थे। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दलित थोड़े हेजिटेट थे। गांधी और अम्बेडकर के बीच क्लैश हुए, जो पूना पैक्ट 1932 से सुलझा। रिजर्व सीट्स मिली। कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर ने इमेज बनाई। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा। आइडेंटिटी, फोक लोर और ट्री कलर फ्लैग्स से लोगों में एकता आई। चैप्टर 3। अब तक चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। फोक लोर का मतलब होता है कि लोक संगीत, जिसके अंदर हमारे कोई भी वीर वीरांगनाएं हैं हुई है तो उनके बारे में गीत गाए जाते हैं, उनकी हिस्ट्री बताई जाती है ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़े। चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सिल्क रूट एशिया, यूरोप और अफ्रीका को ट्रेड और कल्चर के लिए जोड़ते थे। बायोलॉजिकल वेपन। स्पेनिश लोगों ने अमेरिका जीतने के लिए स्मॉल पॉक्स का यूज़ किया। कॉर्न लॉज क्या था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके खत्म होने से ब्रिटेन में ग्लोबल फूड ट्रेड बढ़ा। रिंडरपेस्ट याद रखिएगा। कैटल प्लेग था। अफ्रीका के 90% जानवर मर गए, जिसने वहाँ के लोगों को लेबर मार्केट में धकेल दिया। लोग वहाँ के जो थे वो कैटल्स पालते थे, 90% कैटल इसमें मर गए थे, तो उनके पास में और कोई ऑप्शन बचा नहीं, उन्हें लेबर ही बनना पड़ा। इंडेंट्योर्ड लेबर कौन होती थी? इसे न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया। इंडियन वर्कर्स कैरिबियन और फिजी भेजे गए। ग्रेट डिप्रेशन 1929। ओवर प्रोडक्शन और यूएस बैंक के फेलियर की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट 50% गिर गए। ब्रेटन वुड 1944। एरिया का नाम है ब्रेटन वुड, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे, जिसके दौरान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब आता है चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है किसी भी टाइम से पहले, और वर्ड आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि फैक्ट्री सिस्टम से पहले का फेज जहाँ काम घरों में होता था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम फैक्ट्री से जोड़ते हैं और उससे पहले का टाइम यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। गिल्ड्स कौन होते थे? इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स का ग्रुप जो ट्रेड और प्राइसेस कंट्रोल करते थे। हैंड लेबर। विक्टोरियन ब्रिटेन में हाथ से बनी चीज़ों की डिमांड थी, क्योंकि वो इंट्रिकेट होती थी। कुल मिला के हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती थी उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिमांड में होती थी। स्टीम इंजन आने की वजह से दुनिया पूरी चेंज हो गई। जेम्स वाट ने 1781 में इम्प्रूव किया स्टीम इंजन को, बाद में अपने नाम से पेटेंट करवाया, पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव और अनरिलायबल थे।
ज़्यादा बनाए नहीं गए थे पहले शुरुआत में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, गोमास्ताज एजेंट्स होते थे, वीवर्स को सुपरवाइज करते। द्वारकानाथ टैगोर और जेन टाटा जैसे एंटरप्रेन्योर एमर्ज हुए हमारे यहाँ पे। अब आता है चैप्टर नंबर 5 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। ओरिजिन। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से शुरू हुआ। प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुई? चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से शुरू हुआ। मार्को पोलो इसे इटली लाया। गुटनबर्ग, ये इम्पोर्टेंट है, 1440 मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई। कहीं पे 1430 भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रेस बनाई। पहली बुक बाइबल थी। इम्पैक्ट, मार्टिन लूथर की 95 थीसिस ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू किया। मतलब कि बाइबल और ज़्यादा बनाई जानी शुरू हो गई थी। बाद में कुछ इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। इंडिया में प्रिंट, पहला प्रेस गोवा में पोर्तुगीज मिशनरीज लाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ लाए? गोवा में लाए। कौन लाए? पोर्तुगीज मिशनरीज। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी शुरू की। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंसरशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट नेशनलिस्ट मीडिया को रोकने के लिए लाया गया। मतलब कि प्रेस जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई नो कि मैं ज़्यादा ढंग से नहीं समझा पाई हूँ आज, या ज़्यादा नहीं बोल पाई हूँ, लेकिन अगर आप ये नोट्स भी देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ आप ये नोट्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ तो इस वजह से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन प्लीज़ आप ये नोट्स एक बार देख करके जाइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।